आया है, जो अपडेट करना है देख लेना। Dynamics of circular motion. Dynamics of circular motion. तो ध्यान रखिएगा, एनएलएम जो था, एनएलएम से आपको कौन कौन से इक्वेशन मिले थे? एफ एक्स इक्वल्स टू एम एक्स, और दूसरा इक्वेशन क्या? जनरली एफ वाई इक्वल्स टू एम वाई आप यूज करते थे। जब आप सर्कुलर मोशन में आएंगे तो सर्कुलर मोशन में एक्स एक्सिस इन सर्कुलर मोशन, डायनामिक्स की बात कर रहा हूं। इन सर्कुलर मोशन एक्स एक्सिस is taken along radius or normal. Y axis is taken along the tangent. तो पहला काम डायनामिक्स के लिए ये ध्यान रखिए कि जो एनएलएम में आप करते थे वही सर्कुलर मोशन में करना है। तो नाम बदला है चैप्टर का, और कुछ नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, यदि सर्कुलर पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट है, उससे पहले हॉरिजॉन्टल सरफेस पे देखिए, वेलोसिटी है इस तरफ और इसी के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये क्या करेगा? यहां हम कह सकते हैं स्पीड इंक्रीजेस। यदि वेलोसिटी के अपोजिट फोर्स लग रहा है तो हम लोग कहते हैं स्पीड डिक्रीजेस। और यदि किसी एंगल पे फोर्स लगेगा, तो किसी एंगल पे फोर्स लगेगा तो क्या होने वाला है? वेलोसिटी से एंगल पे फोर्स लगेगा तो क्या होगा? एफ के दो पार्ट होंगे, एक जो कि आप कह सकते हैं कि पैरेलल है वी के, और एक पार्ट होगा जो एफ के परपेंडिकुलर होगा वी के। ऐसे केस में क्या होता है कि एक फोर्स चाहेगा स्पीड को इंक्रीज करे और फोर्स का दूसरा टुकड़ा चाहेगा कि वेलोसिटी का डायरेक्शन बदले। प्रैक्टिकली आप इस बात को समझिए कि यदि एक घर के छत से एक पार्टिकल को आप थ्रो करते हैं ऐसे, तो ये वेलोसिटी इधर है और ग्रेविटी किधर है? ऐसे। तो आप गौर करिए, ये वेलोसिटी हमेशा क्या करेगा? आगे ले जाना चाहेगा, और ग्रेविटी इसे नीचे लाता जाएगा, नीचे लाता जाएगा, नीचे लाता जाएगा। तो ग्रेविटी कौन सा काम कर रहा है? वर्टिकल डायरेक्शन में वो नीचे ला रहा है, और हॉरिजॉन्टल वाला भी जैसे है वैसे ही बना रहेगा। ये वी डैश नीचे आया, ग्रेविटी फिर भी काम कर रहा है। ये वी डबल डैश, ग्रेविटी फिर भी काम कर रहा है, हॉरिजॉन्टल वाला भी। यहाँ ग्रेविटी फिक्स डायरेक्शन में हम देख रहे हैं। तो वेलोसिटी के किसी एंगल पर जब कोई फोर्स होता है, जैसे ये mg फोर्स है, तो क्या होगा? पाथ स्ट्रेट नहीं रह जाएगा। स्ट्रेट पाथ रहने के लिए क्या कंडीशन है? स्ट्रेट पाथ रहने के लिए कंडीशन है कि जिधर वेलोसिटी है या तो उस तरफ फोर्स लगे, या जिधर वेलोसिटी है उसके अपोजिट फोर्स लगे। तो हम कहेंगे स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ
और जब आप कहते हैं कर्व्ड पाथ होने पर, मान लो कर्व कोई भी हो सकता है, मान लो ये भी कर्व है या ये भी कर्व था, जैसे टावर से हमने फेंका था एक गेंद को, तो ये जब कर्व्ड पाथ देख रहे हैं तो कर्व्ड पाथ के लिए क्या कंडीशन है कि mg जो फोर्स लग रहा है और जो वेलोसिटी है उनके बीच में कोई एंगल रहे। जैसे सोचो ग्राउंड से मैंने एक पत्थर ऐसे उठाकर फेंक दिया होता, तो mg किधर लग रहा है, नीचे, और वेलोसिटी, उनके बीच में एक एंगल दिख रहा है। तो एंगल यदि है और वो 0 डिग्री या 180 डिग्री नहीं है तो पाथ स्ट्रेट नहीं रहेगा, कर्व होगा। और mg के दो टुकड़े आप देख सकते हैं, एक वेलोसिटी के पैरेलल जो टेंजेंट कहलाता है कर्व पाथ के, और एक वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो कि नॉर्मल कहलाता है, नॉर्मल एंड टेंजेंट। तो जब भी कोई कर्व पाथ होगा, कर्व, एनी कर्व्ड पाथ, तो हम लोग कर्व पाथ के जब भी एनालिसिस शुरू करेंगे तो कर्व पाथ के एनालिसिस के टाइम पर वेलोसिटी हमेशा कौन सा डायरेक्शन देगा, तो याद करिए टेंजेंट, पाथ के टेंजेंट के लॉन्ग देखते हैं हम लोग वेलोसिटी, पाथ के टेंजेंट। और टेंजेंट पे 90 डिग्री पे जो लाइन बनता है उसे कहते हैं नॉर्मल। तो हमेशा x और y जो है हम लोग जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में देखते थे वो कर्व पाथ मोशन में ऐसे हम लोग देखेंगे y और x। अब याद करिए, जैसे फोर्स का एक टुकड़ा है जो पैरेलल है v के, और फोर्स का एक टुकड़ा है जो परपेंडिकुलर होगा v के। तो जो पैरेलल होगा v के, ये रिस्पॉन्सिबल होगा, इट इज रिस्पॉन्सिबल in changing value of speed। मीन्स जब भी हम बात करेंगे स्पीड बदलेगा, तो स्पीड बदलने की जिम्मेदारी किसकी आएगी, जो पैरेलल फोर्स होता है। जो पैरेलल फोर्स होता है वो स्पीड को बदलता है। तो हम लोग आज से ये याद रख सकते हैं कि कभी भी यदि कोई भी पाथ कर्व्ड हो और वहां पर हम देख रहे हैं पार्टिकल को चलते हुए, ये जो लाइन है आपको ऑलरेडी याद है कि ये टेंजेंट होता है, और आप यदि बात कर रहे हैं स्पीड इंक्रीजिंग, स्पीड, तो इसके लिए एक टर्म होगा कि यहाँ एक्सेलरेशन इधर एग्जिस्ट कर रहा होगा, और इसको AT शॉर्ट में लिखेंगे, और इसको कहेंगे क्या, AT को क्या कहने वाले हैं। यदि AT आपको ऐसे येलो नहीं दिखे तो ये रेड कलर में देखो, AT को हम क्या कहेंगे, जो टेंजेंशियल फोर्स है, ये पैरेलल वाला फोर्स, उसको मास से डिवाइड कर दीजिए, और AT को पढ़ेंगे क्या, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और ये कैसे पता चलेगा हमें, ये होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, मतलब dv/dt जो कहेंगे, ये v को भी और स्पेसिफाई करता हूं, v जो वेक्टर होगा, आपने अभी अभी वेक्टर सीखा है, वैसे आपको बचपन में बताया या पहले बताया जब वेक्टर पढ़ रहे थे तब भी बताया कि वेलोसिटी का चेंज का जो रेट है वो एक्सेलरेशन है। लेकिन अभी आप क्या देख रहे हैं कि स्पीड के जो चेंज का रेट होगा वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन का एक टुकड़ा होगा, एक्सेलरेशन का एक टुकड़ा होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये फोर्स के एक टुकड़े से आने वाला एक्सेलरेशन है। और ऐसे ही जो दूसरा आप y एक्सिस चुन रहे हैं, y एक्सिस इसे, और x जनरली मेरी आदत है कि मैं आपको याद दिलाने के लिए कह दूंगा नॉर्मल के डायरेक्शन में, नॉर्मल। तो इधर जो एक्सेलरेशन होगा, ये जो परपेंडिकुलर वाले फोर्स थे उनको डिवाइड करने से मिलेगा, और ये स्पीड के बदलने के लिए नहीं रिस्पॉन्सिबल होगा। इसका नाम रखेंगे नॉर्मल एक्सेलरेशन, या इसका नाम रखते हैं, ये सेंटर
ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड होता है। इसका नाम रखते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये किसके कारण आता है, तो इसके पीछे का कारण कौन बनता है आने का, वो भी मैं बताऊं। ये AC और AN exist due to change in direction of velocity on curved path। अब आप टेंशन में आओ थोड़ा सा। एक्सेलरेशन को हमने कैसे डिफाइन किया था? एक्सेलरेशन जानो पहले वेक्टर होता है, और एक्सेलरेशन यदि वेक्टर होता है तो इसके दो पार्ट होते होंगे। एक्सेलरेशन से पहले एक्सेलरेशन के बारे में क्या लिखा था वो पहले याद कर लो। एक्सेलरेशन लिखा था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये भी क्या था? वेक्टर। मीन्स एक्सेलरेशन जब आप कहते हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए वेलोसिटी के चेंज का रेट। लेकिन इसमें दो चीजें अवेलेबल है। वेलोसिटी जब आप कहते हो इसमें दो चीजें हैं, एक डायरेक्शन है और एक मैग्नीट्यूड है। और मैग्नीट्यूड जो वेलोसिटी का है उसी को कहते हैं आप स्पीड। तो एक्सेलरेशन कैसे आएगा? तो एक्सेलरेशन दो तरह से आ सकता है। आप कहोगे सर दो तरह, आपने तो डिफिनीशन लिखा है v के चेंज का रेट, तो एक ही तरह से तो आएगा। सही सोच रहे हैं, लेकिन वेलोसिटी में दो चीजें हैं, एक डायरेक्शन और दूसरा स्पीड। तो एक्सेलरेशन हमें डायरेक्शन के बदलने से भी वेलोसिटी बदलेगा, उससे भी मिल सकता है, और स्पीड के बदलने से भी वेलोसिटी बदलेगा, उससे भी एक्सेलरेशन मिल सकता है। तो एक्सेलरेशन दोनों तरीके से हमें मिल सकता है, या तो डायरेक्शन बदल जाए, स्पीड ना बदले, या स्पीड बदल जाए, डायरेक्शन ना बदले। दोनों ही तरह से हमें एक्सेलरेशन मिल सकता है। तो पहले फील करो, एक्सेलरेशन वेक्टर हमने पढ़े। एक्सेलरेशन वेक्टर क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर, उसको मैथमेटिकली कैसे लिखते थे? इसी को मैथमेटिकली लिखते हैं एक्सेलरेशन वेक्टर इक्वल्स टू dv वेलोसिटी वेक्टर अपॉन dt टाइम। और वेलोसिटी के दो पार्ट हो गए, एक उसका डायरेक्शन और एक उसका मैग्नीट्यूड। तो जब भी कभी डायरेक्शन बदलेगा, भले ही मैग्नीट्यूड बदले या ना बदले, तो एक्सेलरेशन मिलेगा। और जब भी कभी मैग्नीट्यूड बदलेगा तब भी एक्सेलरेशन मिलेगा, और दोनों बदलेंगे तब भी एक्सेलरेशन मिलेगा। सर आप बताना क्या चाहते हो? यहां एक टर्म मैं यूज कर रहा हूं, एक कर्व्ड पाथ है और यहाँ वेलोसिटी ऐसे लिखा हुआ है 3t², और पार्टिकल ऐसे चलता जा रहा है। अब मुझे बताइए, स्पीड कांस्टेंट है या बदलेगा? स्पीड इज कांस्टेंट और वेरिएबल? वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल? वेरिएबल। अच्छा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? स्पीड इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? अरे कुछ तो बोलो, स्पीड बढ़ेगा टाइम के साथ कि घटेगा? 1 सेकेंड पे स्पीड है 1² इंटू 3, 2 सेकेंड पे स्पीड है 2² इंटू 3। अरे बेबू, 2 दूनी 4, 4 ये 12 होता है, 2² हो गया 4, 4 3 जा 12, 3 सेकेंड पे होगा 3² 9, 9 3 जा 27, 4 सेकेंड पे होगा 4² इंटू 3,
16 into 3 48 मीटर पर सेकेंड। तो आपको क्या ये कांस्टेंट दिख रहा है? किन लोगों को कांस्टेंट दिख रहा है? ध्यान से सोचिए। और इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग, फिर से बताइए। स्पीड इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसको कैसे हमने डिफाइन किया था? डी स्पीड बाई डी टी, डी वी बाई डी टी। ये कितना हो जाएगा? 60। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया 60। सोचो, यहां पर फिर से देखो, वेलोसिटी है 6t, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा ये बताना है आपको। टेंजेंट के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा ये बताना है आपको। स्पीड बढ़ रहा है या घट रहा है? स्पीड इज इंक्रीजिंग, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा dv बाई dt, और वो कितना हो जाएगा? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पर फिर से देखिए, यदि ऐसा हमने देखा, स्पीड v इक्वल्स टू 1/2 प्लस 3t स्क्वायर। अब बताइए, स्पीड बढ़ रहा है या घट रहा है? स्पीड बढ़ा या घटा? घटा। स्पीड डिक्रीजिंग। तो यहाँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बताइए। तो ये ब्लू वाला ठीक लग रहा है या ये ग्रीन वाला ठीक लग रहा है? कौन सा ठीक लग रहा है? ग्रीन वाला। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कौन सा ठीक लग रहा है? ब्लू वाला या ग्रीन वाला? ग्रीन। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है ग्रीन वाला ठीक? क्योंकि स्पीड डिक्रीज हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। बहुत बढ़िया, मतलब ये डिक्रीजिंग, ऐसे हम सोच सकते हैं। अब फिर से तो आपको ये पता चलने लगा कि यार ये जो है स्पीड, ये जो स्पीड है ये बढ़ेगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसके डायरेक्शन में सोचेंगे, और यदि ये घटेगा तो अपोजिट सोचेंगे। अच्छा मुझे ये बताइए, यहाँ पर ये पार्टिकल है, स्पीड है इसका 10 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तब नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। पक्का? तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो नहीं होगा। अच्छा ये वेलोसिटी देखो तो, ए से बी पे आते हुए ऑब्जेक्ट को, क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है या नहीं? देखिए तो। सर नहीं है। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है तो नहीं है कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए क्योंकि टेंजेंशियल? तो स्पीड तो सर कांस्टेंट है। हाँ, तो आप ये पॉइंट सोचिए, स्पीड इज कांस्टेंट, hence tangential acceleration 0, since dv by dt 0, yeah, because dv by dt 0, but direction of velocity is changing, hence acceleration should not be 0। क्या ये आइडिया भी क्लियर हो गया या नहीं? कि Yes, sir. आपने दो टुकड़े कर दिए, एक को तो कहा
कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, इसीलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो 0 होगा। और बट डायरेक्शन इज चेंजिंग, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग, हेंस एक्सेलरेशन शुड नॉट बी 0। तो एक्सेलरेशन के मैंने शुरू में कितने टुकड़े किए थे? शुरू में कौन से टुकड़े बताए थे? एक मैंने कहा था टेंजेंट और दूसरा मैंने कहा था नॉर्मल। नॉर्मल सर्किल के केस में याद करो, हमने जब ऑप्टिक्स पढ़ा तब भी सीखा था कि नॉर्मल होता है रेडियस, रेडियस 90 डिग्री बनाता है टेंजेंट के साथ, ये हमने क्लास 8 में थ्योरम प्रूफ किया है। तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ये एक देखो x और एक देखो y, तो हमें पता है कि ए वाई 0 है और ए 0 नहीं है, तो कौन सा एग्जिस्ट करना चाहिए? ए के दो पार्ट थे ना, एक था ए एक्स आई कैप और एक है ए वाई जे कैप, मान लो। और हमने कहा ए वाई तो 0 होगा और ए जो है वो 0 नहीं है वेक्टर, तो किसको 0 नहीं, कौन सा ऐसा है जो बचेगा? कौन सा एक्सेलरेशन होना चाहिए? किस डायरेक्शन वाला एक्सेलरेशन बचा होना चाहिए? टेंजेंट वाला या नॉर्मल वाला? नॉर्मल वाला। नॉर्मल वाला जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा सेंटर से ही गुजरेगा ना, नॉर्मल, नॉर्मल हमेशा सेंटर से ही गुजरेगा ना। तो यदि नॉर्मल हमेशा सेंटर से ही गुजरेगा तो सोच करके जवाब दो। तो यदि नॉर्मल हमेशा सेंटर से ही गुजरेगा तो इस एक्सेलरेशन ए एक्स का नाम हम क्या रख देते हैं? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। सर एक बार फिर से समझा दो। फिर से समझो, मुझे ये बताओ कि यहाँ x और y हम चुनना चाहते हैं, तो x और y में कितने डिग्री का एंगल होता है? 10 डिग्री या 20 डिग्री? बोलो, x और y में कितने डिग्री का एंगल होता है? 90। तो 90। और बचपन में कहीं पढ़ा है कि सेंटर से जो रेडियस बनाते थे वो टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाता था, या ये भी नहीं पढ़ा? यस सर। तो यदि आपने एक को x कहा तो दूसरा y एक्सिस दिखने लगा या नहीं दिखने लगा? यस सर। तो यदि एक ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हमने देखा है 10 मीटर पर सेकेंड और थोड़ा घूम करके और कहीं चला गया, तब भी इसका वेलोसिटी देख रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ एक्सेलरेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नो सर। क्यों सर? वेलोसिटी कांस्टेंट है या बदल रहा है? कांस्टेंट है पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी इज चेंजिंग और कांस्टेंट? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगी, परफेक्ट। बट डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए एक्सेलरेशन को 0 नहीं होना चाहिए। और एक्सेलरेशन के हमने पार्ट कितने कर दिए थे? 2 रेक्टेंगुलर। यस। कौन कौन से पार्ट कर दिए थे? एक टेंजेंशियल और एक सेंट्रीपिटल या एक नॉर्मल। तो आपने एक को तो 0 कर दिया, लेकिन ए जो है नॉन 0 है, तो ए नॉर्मल को भी क्या होना पड़ेगा? नॉन 0। ओके सर। तो जो बचा हुआ एक्सेलरेशन है, जो डायरेक्शन बदलने के कारण आने वाला एक्सेलरेशन है, वो कौन सा होने वाला है? वो किस लाइन पर हमेशा रहेगा? जो डायरेक्शन बदलने के कारण एक्सेलरेशन आएगा वो किस लाइन पर हमेशा दिखेगा हमें? y पे या x पे? सेंटर वाले लाइन पे या टेंजेंट वाले लाइन पे? अरे रेक्टेंगुलर। हाँ, तो इसीलिए ये इसको सेंट्रीपिटल कह देते हैं। ओके सर। और ये जो था ये था टेंजेंशियल। तो टेंजेंशियल कब एग्जिस्ट करेगा? जब स्पीड बदलेगा। और सेंट्रीपिटल कब एग्जिस्ट करेगा? जब डायरेक्शन बदलेगा। तो स्ट्रेट पाथ में डायरेक्शन बदलता है क्या? ये स्ट्रेट पाथ पे सीधा कोई चलता जाए तो क्या उसमें डायरेक्शन बदलना आएगा कभी? नो सर। तो वहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं होगा, वहां केवल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम सोचेंगे। और यदि कर्व पाथ होगा तो डायरेक्शन बदलेगा या नहीं बदलेगा? बदलेगा। तो कर्व पाथ पे ऐसा हो ही नहीं सकता कि डायरेक्शन ना बदले। तो कर्व पाथ पे हमेशा ही एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ही होगा, टेंजेंशियल चाहे हो या ना हो। तो एक्सेलरेशन के इन
इस गणित को आप समझिए, एक्सलेशन को फील करिए। एक्सलेशन कैसे आता है, फिर से मैं याद दिलाऊं। एक्सलेशन जब वर्ड यूज करते हैं तो डी v बाई डी टी होता है। v क्या है, वेक्टर, और जब वेक्टर होता है तो उसके दो पार्ट हो जाते हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड जो है वो है स्पीड, या इसे ही नाम दे दिया गया है स्पीड। तो एक स्पीड के बदलने से एक्सलेशन आएगा, इसको हम कह देते हैं टेंजेंशियल एक्सलेशन। इसका क्या नाम दे देते हैं हम लोग, इसका नाम दे देते हैं टेंजेंशियल एक्सलेशन। और इसका क्या नाम रखेंगे, डायरेक्शन के चेंज होने से, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, ये होगा सेंट्रीपिटल और नॉर्मल एक्सलेशन। सेंट्रीपिटल एक्सलेशन और नॉर्मल एक्सलेशन। मम्मी तीन बार पढ़ रहे थे, हमर फोन में जीमेल में पढ़ल छै, जीमेल में पर खोल लिया आपको, या मम्मी हमर फोन से मम्मी के फोन में जीमेल कर दो, व्हाट्सएप, हां व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप कर दो, ये व्हाट्सएप लिंक है ना, हमर जीमेल पर व्हाट्सएप पे ऑन कर लो। जीमेल तो वही हमरे खोल दियो ना, पर जीमेल हमरे वाला जीमेल खोल दियो ना, सेंट वाला में चेक कर लो, जीमेल दोनों पर है, याहू पर भेज दिया, ओकर पासवर्ड ठीक ही है इसका, तो जीमेल खोल लिया ना, जीमेल के सेंट पर चल जाओ। अब हो सके याहू खुजले है, और मैं वो घर से पढ़ोना से आयल है, रिसीव्ड, नीचे जाओ, घर से पढ़ना से आयल है, एक लाइन की। अब यहाँ पर ये समझो कि यदि हम अब जानना चाहते हैं कि v जो है ये कांस्टेंट है, ये यहां से मान लो छोटा सा एंगल मूव कर गया, बहुत छोटा सा एंगल, लेकिन वो छोटा सा अभी आपके कैलकुलेशन में रहे तो उसको रखने के लिए थीटा कह सकते हैं, या आप लोग सजग हैं तो मैं इसे डी थीटा भी कह सकता हूं। अब मुझे बताइए, यदि वो यहां से यहां आया, तो अब यदि कोई मुझसे कहे कि ए से बी की तरफ गया, ये टी से टी प्लस डी टी टाइम में, तो चेंज इन वेलोसिटी बताओ क्या हुआ। यदि चेंज इन वेलोसिटी पता चल जाएगा तो हम लोग चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम से पता कर लेंगे एक्सेलरेशन। ये डेल्टा टी यदि बहुत छोटा ले लेंगे तो इसी को क्या लिखा जाता है, dv बाई dt, और हमसे एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। तो वेक्टर का चेंज कैसे निकालते हैं, तो ध्यान से देखिए, पेज में चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, पहले यहां था, अब यहां आ गया, ये डी थीटा मूव कर गए। तो ध्यान से देखिए, ये जो हम लोग अभी इनिशियल देख रहे हैं, ये भी इनिशियल भी है, और यहां देख रहे हैं भी फाइनल, ये भी कितना है, भी है। केवल क्या चेंज हुआ है, डायरेक्शन। भी इनिशियल को उसके पैरेलल बनाते हैं, भी इनिशियल को उसके पैरेलल बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। सर आप क्यों भी इनिशियल ड्रॉ करने की सोच रहे हो, मैंने भी इनिशियल को उसके पैरेलल यहां बनाया, और उसके अपोजिट फिर माइनस भी इनिशियल बनाया। और अब मुझे बताओ, जब मुझे वेक्टर दिखने लगा, कौन कौन सा, जब मुझे वेक्टर दिखने लगा माइनस भी इनिशियल, जब मुझे वेक्टर दिखने लगा भी फाइनल,
तो मुझे क्या इन दोनों का सम कर देंगे तो वेक्टर सम क्या देखना समझ में आएगा, ये डी थीटा है, तो यहाँ भी एंगल कितना बना होगा डी थीटा। जितना रेडियस मूव करेगा उतना ही वेलोसिटी का डायरेक्शन भी मूव कर गया, रेडियस मूव किया डी थीटा, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी मूव कर गया और रेडियस से 90 डिग्री पे ही है हमेशा, वो भी मूव कर गया डी थीटा। तो जब अब वी फाइनल और माइनस वी इनिशियल देख रहे हैं, उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा, उनके बीच में एंगल हो जाएगा पाई माइनस डी थीटा। और दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा, इन दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा, वो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो रिजल्टेंट जो होगा वही क्या देने वाला है डेल्टा वी। आपको सर कैसे पता, अरे यार ये किसका रिजल्टेंट है, वी फाइनल का, किसके साथ का रिजल्टेंट है, माइनस वी इनिशियल के साथ का, तो ये रिजल्टेंट ऑब्वियस है क्या देगा, इसी को तो कहते हैं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। यही क्या होता है, यही होता है चेंज, इसी को हम क्या कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी, इसे पढ़ रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ वेलोसिटी के जो डायरेक्शन बदले, उस डायरेक्शन बदलने के कारण ये हमें चेंज इन वेलोसिटी मिल रहा है। और इसका वैल्यू मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो वेक्टर में रिजल्टेंट लिखने का एक फॉर्मूला था, अंडर रूट, दोनों के लेंथ तो एक जैसे हैं, वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस ट्वाइस वी इंटू कॉस पाई माइनस डी थीटा, क्योंकि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है पाई माइनस डी थीटा। फिर से आपको मैं अगले पेज पे ले चलूं, आपके सामने एक वेक्टर है ये, एक वेक्टर है ये है वी इनिशियल वेक्टर, ये है वी फाइनल वेक्टर, दोनों की लंबाई एक जैसी है, का रिजल्टेंट नहीं देखना चाहते, आप क्या देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं आप देखना चाहते हैं इनके डिफरेंस। तो डिफरेंस देखने के लिए क्या करने वाले हैं, इनके डिफरेंस देखने के लिए आप क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। एक बार यहां से शुरू होकर के पार्टिकल यहां आया था और फिर आपने क्या किया था, फिर आपने ये डी थीटा लेकर के इनके इनिशियल वेलोसिटी का पैरेलल बना लिया और इनके माइनस वी इनिशियल एक बनाते हैं। माइनस वी इनिशियल क्यों ड्रॉ करते हो सर आप, उसका कारण बताओ, क्योंकि हम चेंज ढूंढ रहे हैं। सर चेंज, चेंज कैसे, अरे डेल्टा वी, तब तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अब यहाँ दो वेक्टर आप गौर करो, ये काले रंग से मैंने बनाए, एक ये माइनस वी इनिशियल और एक ये वी फाइनल, इन दो वेक्टर का सम हम करना चाहते हैं। तो इन दो वेक्टर का या तो पैरेललोग्राम लॉ है या ट्रायंगल लॉ है, लॉ कोई भी हो, रिजल्ट बीच में कहीं आएगा, उस बीच में जो आएगा रिजल्टेंट, उसका फॉर्मूला लिखने का तरीका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहां थीटा होता है एंगल, लेकिन यहाँ एंगल कितना दिख रहा है, इन दोनों v और माइनस वी आई और प्लस वी एफ के बीच, ये पाई माइनस डी थीटा एंगल दिख रहा है। और ये जो है ये रिजल्टेंट आया किसका है, वी फाइनल का, और ये माइनस वी इनिशियल, और इसी का क्या नाम है, इसी का नाम है डेल्टा वी। तो डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड कितना मिला आपको, देखिए ध्यान से, एक का लंबाई वी स्क्वायर, दूसरे का भी लंबाई वी स्क्वायर, माइनस क्या कर रहा है सर, केवल डायरेक्शन बता रहा है, v इंटू वी, और कॉस में थीटा के बदले क्या है पाई माइनस डी थीटा फॉर्मूले में। अब ये बताइए, भीतर आपने देखा ट्वाइस वी स्क्वायर और माइनस ट्वाइस वी स्क्वायर कॉस डी थीटा, सर ये कॉस डी थीटा को पाई कहाँ चला गया, एक फॉर्मूला आप सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, cos पाई माइनस डी थीटा इक्वल्स टू cos पाई माइनस cos थीटा माइनस cos डी थीटा, तो वो इसीलिए माइनस। अब देखिएगा 2v स्क्वायर कॉमन आ जा रहा है, डेल्टा वी का वैल्यू है, आप लोग या नहीं, अंतिम रिजल्ट तो मैं सबको याद करवा दूंगा और ये सबके समझ में आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपके एक भी क्वेश्चन रुकेंगे नहीं, इसकी गारंटी तो मैं देता हूँ। 1 माइनस कॉस
डी थीटा। अब आप ट्रिग्नोमेट्री में एक रिलेशन और पढ़ चुके हैं, वो कौन सा रिलेशन पढ़ चुके हैं? 1 माइनस कॉस 2 थीटा को लिख देते हैं 2 साइन स्क्वायर डी थीटा बाई 2। सर ऐसे कैसे? अरे कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, वही आइडिया यूज किया, 1 1 कट गया और बच गया 2 साइन स्क्वायर डी थीटा बाई 2। क्यों? क्योंकि कॉस जो था ना डी थीटा, उसको ऐसे लिख दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया, तो 2 इंटू डी थीटा बाई 2 आ गया। तो cos 2 थीटा हो जाता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, वो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 1 1 कट गया। तो स्क्वायर रूट से बाहर निकल करके कौन आया? स्क्वायर रूट से बाहर निकल करके एक 2 आ गया, एक भी आ गया, एक साइन आ गया डी थीटा बाई 2। चूंकि एंगल बहुत छोटा है तो आप स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हैं। सर ये क्या होता है? यूजिंग स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। सर ये क्या होता है? यदि थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा को आप लिख सकते हैं थीटा, टेन थीटा को लिख सकते हैं थीटा, और कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1, और वेयर थीटा शुड बी इन रेडियन। सर मैं आपकी बात क्यों मान लूं? अरे मैंने कहा ना याद कर लो, यूज करना है तो याद कर लो। सर मैं नहीं मानता आपकी बात। अच्छा चलो एक काम करो, कॉस 0 डिग्री कितना होता है? 1। कॉस 0.001 डिग्री कितना होगा? सर 10। नहीं सर 1 से बड़ा नहीं हो सकता, तो 0.999 बोल, उसको भी क्या कहोगे? 1। अच्छा ये बात है, हाँ बस इतनी सी बात है, अकल ज्यादा मत लगा। थीटा यदि बहुत छोटा होगा तो साइन 0 क्या होता है? तो 0। साइन 0.001 डिग्री क्या होगा? वो भी 0 करीब होगा, उसमें कोई दुखी होने वाली कोई बात नहीं। यदि होना ही होगा तो 0.0001 टाइप का कुछ होगा, तो उसको हम 0 कह सकते हैं। तो बहुत छोटा जब एंगल होगा, वो डिग्री में मत लिख देना। तो सर यदि साइन 2 डिग्री कोई लिखने को मुझे कहे तो मैं कितना लिख दूं? साइन 2 डिग्री बराबर तुम 2 डिग्री का 2 मत लिख देना। क्यों? क्योंकि 2 तो कभी साइन का वैल्यू हो ही नहीं सकता। साइन 2 डिग्री को लिखते हो साइन 2 इंटू पाई बाई 180 डिग्री, और ये हो जाएगा 2 इंटू पाई बाई 180। ये रेडियन में लिखना सिखाया गया है। ये हो जाएगा पाई का वैल्यू 3.14 बाई 90, एक डेसिमल है, ये इधर कर दो 0 हटा के, 0.9 से अभी नहीं जाएगा, 0.035 टाइप का वैल्यू आ जाएगा। साइन 2 डिग्री हो जाएगा 0.035। ऐसे तुम छोटे छोटे एंगल के अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो। सर मजा नहीं आया। अच्छा चलो 1 डिग्री का वैल्यू बताओ। सर मैं 1 लिख दूंगा। अरे बेवकूफ, तो 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? 1। हे ऐसा गणित लगाओगे? तो सर आप ही ने तो कहा tan थीटा को थीटा लिख दो। अरे बाद में ये भी तो कहा कि उसको रेडियन में लिखना है, तो रेडियन में जब हो तब ये काम करना है। तो रेडियन में हो तब ये काम करने का मतलब क्या हुआ ये तो बताओ कि 1 डिग्री को रेडियन में कितना लिखोगे? ये पाई बाई 180, और तब इसको थीटा को थीटा लिख दे सकते हो। पाई बाई 180, tan थीटा को थीटा, पाई हो गया कितना? 3.14। 180 से डिवाइड करो, देखो ये क्या होता है, ये बहुत छोटा के आसपास होगा, ये 0 के ही आसपास आ जाएगा, 0 के बहुत नजदीक, क्योंकि tan 0 0 होता है, तो ये भी 0 के ही आसपास होगा, 0.001 टाइप का आ जाएगा। तो तुमने यहाँ पर क्या सीखा? तो तुमने यहाँ स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन सीखने की कोशिश की। सर आपको लगता है कि हम सीख गए? ना, कतई नहीं लगता, लेकिन कुछ तो समझ में आया, और यदि कुछ आया तो उससे हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि मैं अभी मैथ्स पढ़ाने के मूड में ज्यादा थोड़े ना बैठा हुआ हूँ। यहाँ आ जाओ। अब मुझे बताओ, यदि स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन का थोड़ा सा भी अकल में आ गया हो बात, तो यहाँ आगे हम क्या लिखने वाले हैं वो तुम्हारे समझ में आ जाएगा। 2v d थीटा बाई 2, ये 2 और 2 चला गया, तो डेल्टा v निकल करके कितना आ गया? तो डेल्टा v निकल करके हमें मिल गया, डेल्टा v निकल करके मिल गया v d थीटा। चलो यहाँ पर हमने चेंज इन वेलोसिटी निकाल लिया। क्या? डायरेक्शन बदला, केवल उसी को ध्यान में रख के हमने चेंज इन वेलोसिटी निकाल लिया। और अब फिर से देखिए, जब ये काम आप कर चुके, तो चूंकि डेल्टा v आपने देख लिया है v d थीटा, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करना है? हमें डेल्टा v बाई डेल्टा t लिखना है, और डेल्टा t टेंस टू 0 कर देना है। मतलब v डेल्टा थीटा बाई डेल्टा t लिखना है,
और डेल्टा टी को बहुत छोटा लिख बता देना है, तभी तो अगल बगल होंगे, तभी तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलेगा। इसी को क्या लिखते थे, dv by dt। और किसको बदला है आपने, ये एक्चुअल में डायरेक्शन बदलने से ही आया है, ध्यान दीजिएगा। और ये v और d थीटा बाई dt इसे लिखते हैं। और d थीटा बाई dt वैसे मैंने तो नहीं पढ़ाया है, लेकिन आपको शायद पता हो कि ये एंगुलर वेलोसिटी हो जाता है। सर ये एंगुलर वेलोसिटी हो जाता है, ये तो आपने नहीं पढ़ाया। अरे यार, जब पंखा घूमेगा तो ये थोड़े ना कहोगे कि यार ये क्या शानदार पंखा है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। अरे पंखा घूम रहा है, उसको तो कहो 1 सेकेंड में सर 25 चक्कर लगा रहा है, उसको कहोगे कि 60 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है तो सब बेवकूफ समझेगा। तो जब कोई घूमता है ऑब्जेक्ट तो उसका वेलोसिटी को कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम जो होगा वो एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का जैसे रेट ऑफ चेंज देगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज देगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज देगा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो पूरा एक सर्कुलर काइनेमेटिक्स और एक आ जाता है, उसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। अभी मैं फोकस रखता हूं यहाँ पे। और आप में से कुछ बच्चे इस डायग्राम को बड़े आराम से पसंद कर लेंगे। मान लो ये यहाँ पर है और थोड़ा सा इधर चला आया डी थीटा, तो इधर जो ये घूमने वाला रेट है यही तो है ओमेगा, जिसे आपने कहा था डी थीटा बाई डी टी। ध्यान से देखना। अब मुझे बताओ, ये जो v लिख रहे हो, यहाँ जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट ds कैसे लिखोगे, r डी थीटा। ये कहाँ से आया, तो डी थीटा का डिफिनीशन क्या था, आर्क बाय रेडियस। आर्क कितना है, ds बाई r। ये कितना है, डी थीटा। अब एक काम करो, r डी थीटा तुम्हें ds दिखने लगा एंगल के डिफिनीशन से, दोनों तरफ t से डिवाइड कर दो। डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू ds बाई डी टी। ds बाई डी टी वहां v दे रहा है और डी थीटा बाई डी टी यहाँ ओमेगा दे रहा है, तो v बराबर ओमेगा r एक रिलेशन आ गया। तो v के बदले आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा r। अभी अभी एक्सलेशन आपको क्या मिला है, v ओमेगा, और ओमेगा के बदले क्या लिख सकते हो, v बाई r, या ओमेगा के v के बदले क्या लिख सकते हो, ओमेगा r। तो दो रास्ते यहाँ से निकल करके चले आए, एक जो कि आपको बता रहा है v स्क्वायर बाई r, और दूसरा जो कि बता रहा है आपको आगे चल करके यहाँ ओमेगा स्क्वायर r। तो सर आप फिर से मुझे बताओ, एक्सलेशन जो ये लिखेंगे वो क्या क्या लिख सकते हैं। तो एक तो हो गया v इंटू ओमेगा, दूसरा हो गया ओमेगा स्क्वायर r, तीसरा हो गया v स्क्वायर बाई r। ये सारी चीजें एक ही है। a इक्वल्स टू या तो v ओमेगा लिखेंगे, या v स्क्वायर बाई r लिखेंगे, या ओमेगा स्क्वायर r लिखेंगे। आपको जो डाटा दिया गया हो उसको यूज करिएगा। और फिर से एक बार मैं वापस आपको ले चलता हूं पहले वाले डायग्राम पे, देखिए ध्यान से। ये फिर आप चले आए यहाँ पर, फिर इसके इनिशियल वेलोसिटी देखा, फिर नीचे आपने फाइनल वेलोसिटी देखा, दोनों एक जैसे थे। यहाँ रिजल्टेंट आया, चूंकि दोनों बराबर हैं तो रिजल्टेंट तो ठीक बीच में होगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक बीच में होगा, ठीक बीच में होगा। और गौर करिए, ये पूरा एंगल कितना था, पाई माइनस डी थीटा, तो उसका आधा करेंगे तो क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस डी थीटा बाई 2, पाई बाई 2 माइनस डी थीटा बाई 2। अब गौर, जब ये कर दिया हमने गौर, तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो एंगल है, कितना एंगल है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में, पाई बाई 2 माइनस डी थीटा बाई 2। डी थीटा यदि बहुत छोटा होगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, पाई बाई 2। तो ये जो एक्सेलरेशन वाला लाइन है वो कहाँ से गुजरेगा, वो सेंटर से ही गुजरेगा, इसीलिए इसका नाम कह देते हैं सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या ए को कह देते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन, AN या AC, AN या AC। फिर कहानी बहुत लंबी हो गई। आप कहोगे कि सर ये तो मेरे एक भी लाइन समझ में नहीं आया, तब मैं कहूंगा कि बहुत बढ़िया। नहीं समझ में आया ना, तो अब ये मान लो कि अब आगे इस पे मेहनत नहीं करना, आप तो सीधे सीधे याद रखो, यदि कभी भी है ना तो एक एक्सेलरेशन होगा सेंटर की तरफ जो डायरेक्शन बदल रहा है, और उसका वैल्यू होगा v स्क्वायर बाई r। और एक एक्सेलरेशन यदि पॉसिबल है तो ये हो सकता है, एक तो इधर होगा ये सेंट्रीपिटल, ये होगा ही होगा डायरेक्शन बदलने का कारण, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन। और एक हो सकता है इधर, ये टेंजेंशियल, dv बाई dt,
ड्यू टू चेंज इन स्पीड। तो दो एक्सेलरेशन होंगे, ये दोनों ही हो हमेशा ये जरूरी नहीं है। और यदि कर्व पाथ है तो ऑन कर्व्ड पाथ फॉर द particle moving on curved path, AC never be 0, AC equals to v square by r। मतलब एक एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ हमेशा हम देखेंगे जिसका वैल्यू होगा v स्क्वायर बाय r। सर हमने, आप कुछ भी कर लो, ये मैं नहीं समझ सकता तो मत समझो, ये बताओ, सीधा सीधा बताओ। वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड और रेडियस है 1 मीटर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा? सर मैं नहीं समझ सकता। अरे तो समझने को कौन कह रहा है? v स्क्वायर बाय r बताओ कितना? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं सर मैं तो बोलूंगा भी नहीं, बोलने में आलस आ रहा है। 6 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी, रेडियस है 2 मीटर, तो बताओ सेंटर 18 मीटर पर सेकंड, मुड़ेगा 18 सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा? 18 मीटर पर सेकंड v स्क्वायर बाय r, 6 स्क्वायर बाय 2, 36 बाय 2, 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि पार्टिकल चल रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से और रेडियस भी है 3 मीटर, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, v स्क्वायर बाय r, 3 स्क्वायर बाय 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर मेरे समझ में ये कभी नहीं आएगा तो मैं भी कहता हूं मत समझो, कतई मत समझो, केवल मुझे बता दो यहाँ एक्सेलरेशन AC कितना लिखेंगे? r है 6 मीटर और ये v है 12 मीटर पर सेकेंड। मैं भी कहता हूं तुम्हारे 24 मीटर पर सेकंड, v स्क्वायर बाय r, 12 इंटू 12 बाय 6, ये 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो समझ में नहीं आया, लेकिन बोल दो। ये वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड और रेडियस है 2 मीटर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा? 4.5 मीटर पर सेकंड, v स्क्वायर बाय r, 9/2, 4.5। अब ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिखना नहीं आ रहा? वो हाथ उठाओ। मैं अभी यहाँ से वीडियो ऑन करके अपने ही घर में बैठे बैठे आपकी उठक बैठक करवा दूं। कितने लोगों को ये फॉर्मूला अभी याद नहीं हुआ? हाथ उठाओ। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, दिमाग को रगड़ते रहना 15 दिन, लेकिन ये यदि फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो चैप्टर नहीं बनेगा। ये फॉर्मूला याद रहेगा तो चैप्टर सारे बन जाएंगे, गारंटी मैं देता हूँ यहाँ बैठे बैठे। जिनको ये नहीं समझ में आया हो वो हाथ उठाएं पहले। जिनको ये फॉर्मूला नहीं याद हुआ हो, समझ में आया इसकी तो मैं पूछ ही नहीं रहा, हिम्मत करके चलो एक बार पूछ लेता हूँ, कितने बच्चों को ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का आइडिया समझ में आया? वो हाथ उठाओ अब। प्राप्ति गौर, अंसर और शिवेंद्र, भव्या बहुत बढ़िया, क्षितिज बहुत बढ़िया, वेदांत के तब, दिव्यांशु, आदित्य, महेशा, सौमिल, कार्तिक बहुत बढ़िया, आर्यन बहुत बढ़िया, कीर्ति बहुत बढ़िया, महक बहुत बढ़िया, सोमदर बहुत बढ़िया। तो यदि आपके समझ में आया तो परम आश्चर्य मेरे लिए, आपकी मेहनत है ये, मेरा कुछ नहीं इसमें। और ये जो है ये की कंसेप्ट है इस चैप्टर का, और इसकी प्रैक्टिस इस क्वेश्चन में फाइनली आपसे एक बार करवा लूं मैं। वेलोसिटी है 2t, ठीक ना? आपको बताना है t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर। पहले तो वेलोसिटी क्या होगा, फिर बताना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, और फिर बताना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, फिर बताना है नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, और रेडियस दिया गया है 2 मीटर। क्या क्या बताना है? वेलोसिटी बताना है 1 सेकंड पे, फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताना है 1 सेकंड पे, फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बताना है 1 सेकंड पे, फिर टोटल एक्सेलरेशन बताना है 1 सेकंड पे। इतना बता दे। वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी 2 मीटर पर सेकंड। वो क्या बात है? और नेट एक्सेलरेशन? ओह शानदार जवाब भव्या, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
और किसने कहा 2√2? बहुत बढ़िया, शानदार जवाब। चलिए फिर मुझे ये बताइए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था। अब जब सॉल्व कर रहे होंगे तो एक नया डायग्राम मैं बनाता हूं। 1 सेकेंड पे चले आए, यहां पहले v देखा 2t, फिर टेंजेंशियल एक्सलेशन की बात की dv/dt, ये कितना आ गया, ये आ गया, ये टेंजेंशियल आ गया 2, इसमें टाइम का कोई लेना देना ही नहीं है, सीधे सीधे दिखने लगा। और वेलोसिटी 1 सेकेंड पे कितना दिखने लगेगा, 2 × 1, 2 मीटर पर सेकेंड। और सेंट्रीपिटल एक्सलेशन का क्या फॉर्मूला है, v²/r। उस मोमेंट पे जो भी है, ये इंस्टेंट की बात होती है, ये ना आधे घंटे बाद, उस इंस्टेंट पे 1 सेकेंड पे, तो वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2² 2, ये कट गया, ये भी हो गया 2। अब मुझे ये बताओ कि जब आपको एक एक्सलेशन दिख गया a, टेंजेंशियल 2, a सेंट्रीपिटल 2 और 90 डिग्री ये है आप जानते हो, तो रिजल्टेंट ये तो हो ही जाएगा ना, √a टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस a सेंट्रीपिटल स्क्वायर, 2² दैट इज 2√2। 90 डिग्री वाले पे तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगाना जानते ही हो रिजल्टेंट के लिए। और रिजल्टेंट का मुझे वैसे बहुत प्यार है नहीं, रिजल्टेंट मुझे चाहिए भी नहीं। आपके क्वेश्चन तभी बनेंगे जब ये दो टुकड़े आपको दिखेंगे, एटी और एसी। तो जैसे महक आपको ये कंपोनेंट बीच वाला ये लिखना नहीं पसंद आया हो तो घबराना नहीं है, अभी हम लोग धीरे धीरे वेक्टर में आगे काम करेंगे। लेकिन ये दो टुकड़े पसंद आ गए तो अपना काम बन गया, अपना काम बन गया, क्योंकि सर्कुलर अब अपना बन जाएगा। सर आपको कैसे पता? अरे मुझे पता है यार, तुम टेंशन ना लो। ये एसी और एटी आप यदि देखना सीख गए तो अपना बन गया सर्कुलर। सर मेरा मन नहीं कह रहा। अच्छा चलो ना, मन को मनाओ और जल्दी से बताओ। ये है a3t² और रेडियस दिया गया है 3 मीटर। ध्यान दीजिएगा, मुझे बताना है 1 सेकेंड पर कहीं होगा पार्टिकल, मुझे नहीं पता कहाँ है। उस समय बताना है v कितना होगा, उस समय बताना है AT कितना होगा, और उस समय बताना है AC कितना होगा। बस ये 3 चीजें, रिजल्टेंट चाहिए नहीं, अलग अलग टुकड़े ही चाहिए। सारे 3 बने। तो एक काम करते हैं, पहले है ना, तो ये टेंजेंशियल यहीं लिख देते हैं, ये टेंजेंशियल dv/dt। डिफरेंशिएशन जिनको आता है देखिए, 3 तो कांस्टेंट है, t² का हो गया 2t, ये हो गया 6t। और ये अब ध्यान दीजिएगा, ये सेंट्रीपिटल यहीं लिखने की सोचता हूं मैं। ये सेंट्रीपिटल यदि लिखने की सोचूंगा तो ये होगा v²/r। ये सेंट्रीपिटल यहाँ कितना हो जाएगा, 3t² का होल स्क्वायर अपॉन r। ये r कितना है, r है 3, एक 3 कट गया, 3t⁴। अब आपके सारे डाटा t में है। 1 सेकेंड पे t1 रख दो, वेलोसिटी आ गया 3 मीटर पर सेकेंड, टेंजेंशियल एक्सलेशन आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सारे 3 नहीं आए, ये टेंजेंशियल 6 है, तो आप प्लीज उसे ध्यान से देखना। सर आप इतनी मेहनत करके समझाना क्या चाहते हो? सर्कुलर मोशन नाम तो शुरू किया चैप्टर में, डायनामिक्स कहने को लिख दिया, एनएलएम की चर्चा कर दी, क्वेश्चन तो एक भी बनाया नहीं, और कहते हो कि सर्कुलर मोशन सिखाऊंगा। ऐसे सर्कुलर मोशन सीखा जाता है? यहाँ देखो, ये है लेंथ 2 मीटर का, ठीक ना, और ये जो है 6 kg का एक ब्लॉक है, और ये इसकी वेलोसिटी ध्यान से देखना, अभी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से देखो, ये पाथ कैसा है, सर्कुलर। आपको बताना है ये T, आपको बताना है फाइंड टेंशन T सोन। पहला एग्जांपल सर्कुलर डायनामिक्स का आपके पास। मुझे ये बताइए, जब भी डायनामिक्स सोचते हैं तो सबसे पहला काम क्या आप ये नहीं करते हैं, एक्स और वाई बनाते हैं? और मुझे बताइए, अभी लगने वाले सारे फोर्स एक्स एक्सिस पे दिखे आपको? और मतलब वर्टिकल मैंने लिया है एक्स। सर ऐसा क्यों कर दिया? मेरी मर्जी। और आपको क्या इतना देर मैंने ये नहीं सिखाया कि सेंट्रीपिटल एक्सलेशन कितना लिखते हैं, v²/r। अब बताओ, ब्लॉक पे 2 फोर्स हैं, T और mg, तो बड़ा कौन होगा? एक्सलेशन किधर दिख रहा है, ऊपर या नीचे? सेंटर की तरफ। सेंटर किधर है? अरे देखो यार, सेंटर तो बता दो किधर है। अब ये ब्लॉक के ऊपर या ब्लॉक के नीचे? ब्लॉक के ऊपर।
तो आप किसको बड़ा मानोगे, टी को या एम जी को? टी को। एफ एक्स बराबर एम ए एक्स, यहाँ क्या लिखेंगे, टी माइनस एम जी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। टी इक्वल्स टू एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। और मुझे बताओ एम जी कितना है, एम जी है 6 इंटू 10 प्लस एम कितना 6, वी स्क्वायर कितना 4 स्क्वायर और आर कितना 2। अब कितना हो गया 60 प्लस 3 इंटू 16, 60 प्लस 48, ये कितना हो गया 108 न्यूटन। और आप अकल लगा लो, जिनको ये नहीं पता, जिनको ये सर्कुलर वाला एसी नहीं देखना सीखा है जिन्होंने, क्या उनसे ये टी कभी भी निकल सकता था? वो क्या लिखते यहाँ पर, टी बराबर एम जी। सर एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखा दो। हाँ पीछे वाली स्लाइड क्यों, इस स्लाइड को फिर से देखो, यहाँ पर एम जी किधर है, नीचे, टेंशन किधर है, ऊपर, एक्स हमने कहा माना, टेंजेंट पे, और नॉर्मल पे क्या मान लिया, वाई, या नॉर्मल पे एक्स मान लिया, टेंजेंट पे वाई मान लिया। और इधर सेंट्रीपिटल एक्सलेशन दिख रहा है, तो किसको बड़ा मानेंगे, टी को। क्यों, क्योंकि एक्सलेशन उधर है, तो टी माइनस एम जी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। क्यों, क्योंकि एसी होता है वी स्क्वायर बाई आर। तो टी बराबर कितना आ गया, टी बराबर आ गया एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल, क्योंकि रेडियस एल के बराबर है। आप पिछले वाला स्लाइड लिख लो, दुखी मत हो, ये देखो। ओके सर, थैंक यू। तो आप फिर से बताओ मुझे, आप फिर से मुझे बताओ, यहाँ वेलोसिटी ये है 1 kg का ब्लॉक, टेंशन बताना है आपको, वेलोसिटी है इस मोमेंट पे 2 मीटर पर सेकेंड और लेंथ है वायर का 1। मुझे ये बताइए अभी ये कितना होगा टेंशन। एक्सलेशन किधर देखोगे, सेंटर पे सेंट्रीपिटल दिखा या नहीं दिखा सबको? अब इसको बड़ा मानोगे, टी को या एमजी को? अरे बोल दो यार, किसी को तो बड़ा मानोगे, तो जिधर एक्सलेशन होता है उधर ही तो बड़ा मानते हैं। तो टी माइनस एम जी बराबर एम ए सेंट्रीपिटल, टी माइनस एम जी बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर, टी बराबर एम जी प्लस एम एम वी स्क्वायर बाई एल। बहुत बढ़िया सोम, एम जी हो गया 10 और एम हो गया 1, वी स्क्वायर हो गया 4, एल हो गया 1, तो ये कितना हो गया 14 न्यूटन। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। बहुत बढ़िया प्राप्ति। तो ये आइडिया सोचो, यदि आपको सेंट्रीपिटल नहीं पता तो सेंट्रीपिटल नहीं पता मतलब आप नहीं लिखने वाले। फिर से देखिए, फिर से देखिएगा, जल्दबाजी में गलत जवाब आप देने वाले हैं, ये जल्दबाजी में आप गलत जवाब देने वाले हैं, ये मैं मान के चलता हूं। ये है 60 डिग्री वर्टिकल से बनने वाला, ये है ब्लॉक 2 kg का, और आपको बताना है ये ए बी सी। फाइंड आउट टेंशन इन वायर BC just after we cut वायर AB। AB वायर को जैसे ही मैं कट कर दूं, उसके तुरंत बाद टेंशन कितना होगा हम जानना चाहते हैं। मैं भी थोड़ा सा साथ देता हूं। ये जैसे ही मैंने वायर को कट कर दिया, एक नया डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए आपके दिमाग में ये आ सकता है, सर टी के टुकड़े टुकड़े कर देता हूं, ये 60 दिख रहा है, टी कॉस 60, टी साइन 60 और इधर एम जी, और इक्वेशन लिख देता हूं टी कॉस 60 बराबर एम जी। कितने लोगों को ये पसंद आ गया, जल्दी जल्दी हाथ उठा दो। बहुत बढ़िया, आदित्य, कार्तिक, महेशा, आर्यन, सोम, केतव, कीर्ति, सौमिल, प्राप्ति, दिव्यांशु, क्षितिज, भाव्या, और ये संवेद रूप से सारे गलत हो गए। अब देखिए ये ट्रिक क्या था कि आप गलत हो गए। आपको किसने कहा
कि y के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है या नहीं है। और जब तक ये नहीं पता तब तक आप बराबर कर किस अधिकार से सकते हो? अरे सर रेस्ट पे दिख रहा है मुझे, तो मैं क्यों ना बराबर कर दूं? बालक, ये रेस्ट पे मोमेंटरीली रेस्ट पे है। कैंची से जब धागा कट कर दिया है तो ये भागेगा नीचे, ये सर्कुलर पाथ पे मूव करने वाला है। सर कर तो नहीं रहा, बालक करने वाला है। इसका मतलब है कि सर्कुलर मोशन जैसे ही आपको दिखे तो सर का आइडिया गूंजना चाहिए जोर जोर से कानों में कि सर जब भी आपके सर्कुलर के क्वेश्चन दिखते हैं तो सर आपसे कहते हैं कि सेंट्रीपिटल सोचो, टेंजेंशियल सोचो और कुछ मत सोचो, कुछ मत सोचो। नहीं सर मैं तो सोचूंगा, तो सोचूंगा तो गए काम से। घबराओ मत, ये आपका सर्कुलर आते ही कोई भी कर्व पाथ आएगा यही करना अपने पैर पे लाठी मारने वाला मेरी है। अब यहाँ चेक करो, यहाँ पर तुम 60 डिग्री देख रहे हो ना, तो ये अब टी को नहीं कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, वर्टिकल वाला लाइन मुझे नहीं चाहिए। मैंने एक्स वाई किसे माना? रेडियस एंड टेंजेंट। बांटेंगे किसको? तो बांटने वाला काम मैं कर रहा हूँ mg को। mg को सर क्यों बांटने की सोच रहे हो आप? टेंशन को नहीं बांट के, क्योंकि हमारा टेंशन ऑलरेडी एक्स एक्सिस पे है। यदि उसे मैं x कह दूं तो ये कौन सा है जो नहीं है? mg। mg को बांटना चाहते हैं सर, ले 60 डिग्री है तो इधर कौन आ जाएगा? mg cos 60। इधर कौन आ जाएगा? mg sin 60। और आपके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना लिखोगे? चिल्लाओ जल्दी से। अरे एक ही तो फॉर्मूला है वी स्क्वायर बाय आर। सर वी स्क्वायर बाय एल। हाँ बड़े अच्छे बच्चे हो, और एल क्यों नहीं बोल रहे हो? तो सर आपको कैसे जीरो मिला? अरे मोमेंटली रेस्ट पे तो है, कैंची देख के थर थर थोड़े ना कांप रहा है कि भाग जाएगा। अभी कैंची से धागा कटा है, ग्रेविटी एक्ट करेगा तब तो वेलोसिटी आएगी, लेकिन उस मोमेंट पे, जिस मोमेंट पे धागा कटा है उस मोमेंट पे वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना मिला? जीरो। तो अब बताओ टी और mg cos थीटा में कौन बड़ा होगा? तो टी और mg cos थीटा में दोनों बराबर होंगे। टी बराबर mg cos, और ये हो गया mg/2। सर मैं भी तो वही कह रहा था, पिछले में मैंने कौन सा गलती कर दिया? पिछले में कौन सा गलती कर दिया? देखो बालकों क्या लिखा था पिछले में, टी cos थीटा बराबर mg, टी cos 60 बराबर mg। जबकि अगले वाले पेज पे क्या लिखा गया है? अगले वाले पेज पे क्या लिखा गया है? T बराबर mg cos 60। दोनों के डिफरेंस दिखे या नहीं दिखे आपको? दोनों में एक जमीन और एक आसमान का अंतर। एक में है T cos थीटा बराबर mg और एक में है T बराबर mg cos थीटा। तो आप यदि सर्कुलर मोशन के हिसाब से सोचेंगे तो फिर काम बन जाएगा। और यहाँ मजबूरी है आपकी, क्योंकि पाथ सर्कुलर ही होने वाला है ए बी वाले धागे के कटने के बाद। चलिए अभी की कहानी यहीं तक रखते हैं, अगले टर्न पे इसी आइडिया को थोड़ा मजबूती देंगे 25 एग्जांपल के साथ। थैंक यू, बाय बाय।